हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे मेन हेडिंग है वो है आबकारी घोटाले की जांच में ईडी की एंट्री। ये दिल्ली का पूरा मामला है जो आबकारी केस चल रहा था। हालांकि ये एक तरीके से पॉलिटिकल न्यूज़ बन जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसमें यह बोलेगी कि जो केंद्र सरकार है वो ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, और जो केंद्र सरकार है या फिर भाजपा की सरकार है वो बोलेगी कि ईडी जो है वो अपना कार्य कर रही है। तो ये पूरी न्यूज़ पॉलिटिकल हो जाएगी, इसको ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज मुकदमे वापस लें, और ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में भी सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने, उनकी पीठ ने यह आदेश दिया है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो 66A एक्ट है वो है क्या। 66A एक्ट जो था वो जब कोई व्यक्ति कोई पोस्ट कर देता था, आपत्तिजनक पोस्ट कर देता था या फिर किसी बात को फॉरवर्ड करता था और उससे कोई यथास्थिति बदलती थी समाज की, तो उन सब के तहत 60A का मुकदमा किया जाता था। यानी कि कोई भी पोस्ट चाहे ट्विटर पर हो, व्हाट्सएप पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, उसको वायरल करना इसके तहत आता था और उस पर मुकदमे दर्ज होते थे। उसके बाद एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें यह बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपनी बात को रखकर मैसेज करता है तो वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये उसका हनन है 66A। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे 24 मार्च 2015 को रद्द कर दिया था, इस कानून को 66A को। लेकिन तब भी अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और बोला कि अभी भी इस पे मुकदमे हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं जायज नहीं है, उसको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट कल तय करेगा विचार के कानूनी प्रश्न। देखिए, जो EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों के दाखिलों में, उस पर एक कह सकते हैं कि पिटीशन डाली गई है और उसमें बोला गया है कि जो 50% आरक्षण मिला हुआ है उसमें इन्हें जबरदस्ती एडजस्ट किया गया है इस 10% को, और इसी के तहत जो 5 न्यायाधीशों का संविधान पीठ है गुरुवार को इस पर विचार करेगा और कानूनी प्रश्न तय करेगा। पीठ इस मामले में 13 सितंबर से नियमित सुनवाई करेगा। अदालत ने कम से कम 5 कार्य दिवस तक सुनवाई चलने के संकेत भी दिए हैं। देखिए, गैर सरकारी संगठन जो NGO होते हैं उन्होंने जनहित अभियान सहित कई पक्षकारों की याचिकाएं लंबित हैं। इनमें EWS के लिए आरक्षण के प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन कानून की वैधता चुनौती दी है, जिसके लिए आरक्षण का आधार आर्थिक होने और आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन होने का आधार बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, रियर सीट बेल्ट अलार्म होगा अनिवार्य। अब ये न्यूज़ क्यों हाईलाइट हुई, क्योंकि जो साइरस मिस्त्री हैं उनका जो दुर्घटना में निधन हुआ है, कार दुर्घटना में, अभी तक क्या होता था कि जो ड्राइवर सीट होती थी और उसके बगल की जो सीट होती थी फ्रंट सीट, उसमें अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो अलार्म बजता रहता था एक बीप के तौर पर। अब जब ये दुर्घटना हुई है तो पहले भी इसकी मांग चल रही थी और अब तो इसको कानूनी रूप दे भी दिया गया है गडकरी द्वारा कि जो पीछे व्यक्ति बैठेंगे पिछली सीट पर उन्हें भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अलार्म बजता रहेगा और उसके बाद भी अब उसमें चालान काटे जाएंगे। और इसमें यह भी बोला गया है कि जो एयर बैग होंगे वो 6 एयर बैग लगाए जाएंगे, और वहीं जो 6 एयर बैग होंगे उसकी कीमत उन्होंने बताई कि एक एयर बैग की कीमत सिर्फ 900 होती है। तब भी और जबकि ये तो थोक में खरीदते होंगे कार कंपनी विक्रेता, लेकिन तब भी ये 6 एयर बैग नहीं देते हैं, इसको भी अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक क्या होता था, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 138(3) के तहत जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते थे फ्रंट सीट पर, ड्राइवर सीट पर, उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था। तो इसमें कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग पकड़े भी जाते हैं तो वो कुछ पैसे देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब इसे सख्ती से
इसका पालन करने को केंद्र सरकार ने या फिर सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी हैं इन्होंने आदेश दे दिया है। और आप भी अगर ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत बांग्लादेश में होगा समग्र आर्थिक समझौता। भारत और बांग्लादेश के बीच इस साल समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते यानी कि सीपा पर बातचीत या हस्ताक्षर तब होंगे जब बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सबसे पिछड़े देशों यानी कि LSD की श्रेणी से हटाकर विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाएगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आई प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में चीन की बढ़ती गतिविधियों और इससे परस्पर हितों पर पड़ने वाले प्रभाव, बांग्लादेश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और ऊर्जा व कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के समक्ष 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और ऊर्जा व कनेक्टिविटी की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री हसीना का राष्ट्रपति भवन में राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। देर शाम उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल का ऑस्ट्रेलिया प्रबल समर्थक, ये स्टेटमेंट दिया है एस जयशंकर ने। तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल यानी कि CPOI का त्वरित और मजबूती से समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्तों के प्रारूप में बदलाव आया है और यह रिश्ते उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग 2022 को ऑनलाइन संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में अप्रैल 2022 में हुए आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते से $20 अरब के कारोबार और $25 अरब के निवेश के स्तर में तेजी से विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों, जिनकी संख्या 1 लाख से अधिक है, के लिए शिक्षा का अहम केंद्र है, जबकि वहां भारतीय समुदाय का अनुमानित संख्या 7.2 लाख है, जो दोनों समाजों की मजबूती का आधार है। जयशंकर ने कहा कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर परिवर्तन सबसे तेज रहा है। अधिकतर झुकाव की वजह क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा की चिंता रही। उन्होंने कहा कि वैश्विक सामान की कमी की समस्या का समाधान भी भारत और ऑस्ट्रेलिया को द्विपक्षीय स्तर पर और बड़े पैमाने पर मिलकर काम करने की मांग करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम आधारित व्यवस्था के प्रति साझा चिंता से प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट न्यूज है, मंगोलिया के शीर्ष नेताओं के साथ रक्षा मंत्री की विभिन्न मुद्दों पर वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनांगी खुरेलसुखो समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के उपायों पर चर्चा की है। राजनाथ सिंह मंगोलिया की यात्रा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में सोमवार को यहां पहुंचे थे। क्षेत्रीय सुरक्षा के मौजूदा हालात के मद्देनजर राजनाथ की यात्रा का मकसद दोनों देशों के साथ भारत के रणनीतिक और रक्षा संबंधों को विस्तार देना है। वह बुधवार तक मंगोलिया में रहेंगे, उसके बाद जापान जाएंगे। राजनाथ ने बाद में ट्वीट कर राष्ट्रपति के साथ अपनी मुलाकात को शानदार बताया। उन्होंने यहां नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भारत के सहयोग से निर्मित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट न्यूज है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है, इसमें दबाव नहीं डाल सकते हैं। चुनाव में पारदर्शिता के लिहाज से चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने को लेकर भले ही देश भर में स्वैच्छिक मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन कई राज्यों में इसे अनिवार्य बताते हुए मतदाताओं पर दबाव बनाने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसी शिकायतें सामने आने के बाद आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जांच का निर्देश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इसे लेकर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। चुनाव आयोग को पिछले कई दिनों से इंटरनेट मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए इस संबंध में शिकायतें मिल रही थीं। इस पर आयोग ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है। आधार से इसे लिंक न कराने पर किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से नहीं हटेगा।
चलिए नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि त्योहारी सीजन में नहीं पड़ेगी महंगाई की मार। त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को इस बार खाद्य वस्तुओं की महंगाई की तीखी मार नहीं झेलनी पड़ेगी। प्रत्येक वर्ष सितंबर से दिसंबर के बीच महंगाई का बढ़ना आम है। इस बार मूल्य के लिहाज से अति उपयोगी माने जाने वाली जिंसों, दाल, खाद्य तेल, चीनी और प्याज की पर्याप्त आपूर्ति से महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी। फिलहाल इन जिंसों का भारी स्टॉक उपलब्ध है। आमतौर पर मानसून सीजन में खाद्य वस्तुओं की सप्लाई लाइन के प्रभावित होने का भी खतरा रहता है, जिससे महंगाई को हवा मिलती है। इसको भांपते हुए सरकार ने समय से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध और महंगाई से पटरी से नहीं उतरेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। विश्व रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को Baa3 पर बरकरार रखते हुए आर्थिक दृष्टिकोण को स्थिर रखा है। मूडीज ने मंगलवार को कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, ज्यादा महंगाई और सख्त मौद्रिक नीति के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 और 23 में सुधारों की पटरी से नहीं उतरेगी। एजेंसी ने कहा कि भारत के विकास का स्थिर दृष्टिकोण इस बात को दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के बीच दिखने वाले जोखिम कम हो रहे हैं। इन दिनों बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है। बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी कि एनबीएफसी के लिए वित्तीय जोखिम बहुत कम है, हालांकि ऊंचे कर्ज का जोखिम बना हुआ है। एजेंसी ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ वर्षों में राजकोषीय घाटे में धीरे धीरे कमी आएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से कि क्वीन एलिजाबेथ ने ट्रस को नियुक्त किया ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने मंगलवार को औपचारिक तौर पर कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस, जो 47 वर्ष की हैं, को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली वह तीसरी महिला है। वह ऐसे वक्त में ब्रिटेन का नेतृत्व संभाल रही हैं जब देश आर्थिक मंदी और ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। ट्रस स्कॉटलैंड स्थित क्वीन एलिजाबेथ, जो 96 साल की हैं, के शाही आवास बाल्मोरल कैसल पहुंची, जहां महारानी ने उन्हें नई सरकार बनाने का औपचारिक आदेश दिया। इसे स्वीकार करते हुए ट्रस्ट ने सम्मानपूर्वक महारानी का हाथ चूम लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने महारानी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। महारानी ने पहली बार भावी प्रधानमंत्री को अपने ग्रीष्मकालीन आवास बाल्मोरल कैसल में बुलाया। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बहुमत वाले दल के नेता को लंदन स्थित बर्मिंघम पैलेस में आमंत्रित करती रही हैं। ट्रस क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल में नियुक्त की जाने वाली 15वीं प्रधानमंत्री हैं, जबकि वर्ष 1952 में नियुक्त पाने वाले विंस्टन चर्चिल पहले प्रधानमंत्री थे। ट्रस पिछले 6 वर्षों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली कंजर्वेटिव पार्टी की चौथी नेता हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि नेपाली प्रधानमंत्री देउबा से मिले जनरल पांडे, दोनों सेनाओं को मजबूत बनाने पर मंथन। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की और सेना कमान एवं स्टाफ कॉलेज का दौरा किया। जनरल पांडे 5 दिवसीय दौरे पर रविवार को काठमांडू पहुंचे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सोमवार को दोनों देशों के बीच 1950 से चली आ रही परंपरा के तहत उन्हें नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। नेपाली सेना ने ट्वीट किया कि भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की एवं एक ट्वीट में नेपाली सेना ने कहा कि जनरल मनोज पांडे के सम्मान में जनरल प्रभु राम शर्मा ने नेपाल के सेना मुख्यालय में भोज का आयोजन किया था। चलिए, तो ये आज का यानी 7 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।